मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है सैकराइड। सैकराइड जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है, एक ग्रीक वर्ड है सैकरोन। सैकरोन का मतलब होता है सुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज सैकराइड्स। ग्रीक वर्ड है सैकरोन which means sugar, and they are broadly classified into three major groups: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्लासिफिकेशन हुआ है कितने शुगर यूनिट्स का बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसके आधार पे। यदि एक शुगर या सैकराइड का बना हुआ है तो मोनोसैकराइड, एक से ज्यादा का बना हुआ है तो ओलिगोसैकराइड, और बहुत सारे सब यूनिट्स का बना हुआ है तो पॉलीसैकराइड। तो दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। शुगर यूनिट्स की संख्या के आधार पर बांटा गया है मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। इनमें मोनो एंड ओलिगोसैकराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। जो मोनोसैकराइड्स हैं और ओलिगोसैकराइड्स हैं उनका टेस्ट स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इनको कहा जाता है शुगर कहते हैं, कॉमनली कहते हैं शुगर। तो मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स को कॉमनली कहा जाता है शुगर, इसलिए कि इनका टेस्ट स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स को कॉमनली कहा जाता है शुगर। अब मोनोसैकराइड्स आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स and are referred to as simple sugars। सिंपलेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकराइड्स, और इनको कहा जाता है सिंपल सुगर्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON। CnH2ON एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का बताए थे। CH2ON तो वही है CnH2ON। और मोनोसैकराइड्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो द मोनोसैकराइड्स have general formula CnH2ON and they cannot be further hydrolyzed। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। और मोनोसैकराइड्स को फिर बांटा गया है दो बेसिस पे। एक बेसिस है कि फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो ग्रुप है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप होता है। तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो ग्रुप है, उसके आधार पर बांटा गया है। और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है उसके आधार पर। So the monosaccharides are divided into different categories based on the functional group and number of carbon atoms। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे यदि देखो तो दो टाइप्स हैं। एक है एल्डोजेज। When the functional group is monosaccharide is an aldehyde। यदि मोनोसैकराइड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है CHO, तब उनको कहते हैं एल्डोजेज कहते हैं। वैसे मोनोसैकराइड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है CHO है, उनको कहते हैं एल्डोजेज कहते हैं। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, ये सब एल्डोजेज हैं। और दूसरा ग्रुप है कीटोजेज। यदि मोनोसैकराइड्स में फंक्शनल ग्रुप है कीटो ग्रुप, तो
उनको कहते हैं कीटोजेस। When the functional group is a keto, COO group, they are referred to as ketoses. जैसे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज है, एल्डोज है, फ्रुक्टोज कीटोज है। बोलो, समझे? हेलो, यस सर। यस सर, समझ गया। अब दूसरा है कि कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है। एक तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज कहेंगे, और कीटो ग्रुप है तो कीटोज। अब दोनों में कार्बन एटम्स की संख्या कितनी? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द मोनोसैकेराइड्स आर रिगार्डेड एज ट्राइओजेस। यदि 3 कार्बन एटम्स का बना, मिनिमम 3 कार्बन एटम का होता है कार्बोहाइड्रेट, 3 या 3 से ज्यादा होता है तो ट्राइओजेस कहेंगे। यदि 4 कार्बन एटम्स हैं तो टेट्रोजेस कहेंगे, 5 है तो पेंटोजेस कहेंगे, 6 है तो हेक्सोजेस कहेंगे, 7 है तो हेप्टोजेस कहेंगे। And these terms along with functional groups are used while naming monosaccharides. जब मोनोसैकेराइड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन एटम्स की संख्या देखी जाती है और ग्रुप देखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटो ग्रुप है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम्स का बना हुआ है तो हेक्सोज हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज हो गया। वाइल फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोज, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन एटम्स का बना हुआ है तो भी हेक्सोज है, लेकिन उसमें कीटो ग्रुप है तो उसको कहेंगे कीटोहेक्सोज। तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है और फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज है। अब कुछ मोनोसैकेराइड्स का नाम दिया हुआ है और देखा उसमें है कि एल्डोज है या कीटोज है। जैसे ट्राइओजेस 3 कार्बन एटम्स का है तो 3 कार्बन एटम्स का होता है ग्लिसरल्डिहाइड, तो ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन उसी का दूसरा आइसोमर है वो कीटोज है, दोनों आइसोमर्स हैं। ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों आइसोमर्स हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोज है, ट्राइओज है, ट्राइओज में एल्डोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोज है। दूसरा से टेट्रोज, तो टेट्रोज में इरिथ्रोज एल्डोज है और इरिथ्रोलोज ये कीटोज है। पेंटोज में राइबोज, राइबोज हेक्सोज एल्डोज है, राइबोलोज कीटोज है। हेक्सोजेज में ग्लूकोज एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, और उसी का आइसोमर है फ्रुक्टोज, वो कीटोज है। हेप्टोजेज जो 7 कार्बन एटम्स के बने हुए हैं तो ग्लूकोहेप्टोज ये एल्डोज है, और सीडोहेप्टुलोज ये कीटोज है। और सब देखो उसी फॉर्मूला को, इंपिरिकल फॉर्मूला को ये कर रहा है, ओबे कर रहा है। CnH2n, यदि n की संख्या 3 है तो C3H6O3 हो गया, n की संख्या 4 है तो C4H8O4 है। यदि n की संख्या 5 है पेंटोज हो गया C5H10O5, और यदि n की संख्या 6 है तो हेक्सोज हो गया C6H12O6, और n की संख्या 7 है तो हेप्टोज हो गया C7H14O7। बोलो, समझे? यस सर। यस सर। के साथ बोल दे। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स, वो तो हो गया मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स
ओलिगोसैकेराइड्स ग्रीक वर्ड है ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कंटेन 2 to 10 monosaccharide molecules which are liberated on hydrolysis. यदि 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स का, मोनोसैकेराइड तो एक यूनिट का बना हुआ है, और 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 to 10 monosaccharide molecules which are liberated by hydrolysis. यदि हाइड्रोलाइज किया जाए तो फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। Based on the number of monosaccharide units present, the oligosaccharides are further subdivided to disaccharides, trisaccharides, etc. ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर बांटा जा सकता है। यदि 2 मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है तो डाइसैकेराइड्स, 3 का बना हुआ है तो ट्राइसैकेराइड्स, इस तरह से। इसमें सबसे कॉमन होता है डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स आर द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे कॉमन होता है डाइसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। टर्म से ही जाहिर है डाइसैकेराइड बना होगा 2 मोनोसैकेराइड्स का। अब दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है, दोनों मोनोसैकेराइड्स सिमिलर हो सकते हैं या डिसिमिलर हो सकते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स सिमिलर और डिसिमिलर held together by a glycosidic bond. They are crystalline, water soluble and sweet in taste. तो जितने ओलिगोसैकेराइड्स हैं या मोनोसैकेराइड्स हैं उनको कॉमनली शुगर कहते हैं। तो डाइसैकेराइड भी क्या होगा? स्वीट इन टेस्ट होगा, तो ये भी शुगर है। अब डाइसैकेराइड्स 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। वैसे डाइसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फ्री होता है, फ्री है, तब उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स विद फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, जैसे माल्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ये फ्री, ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स हैं। और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। वैसे डाइसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फ्री नहीं होता है, दी बॉन्डेड होता है, तो उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। उसमें से ट्रीहेलोज, ये भी नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। समझे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड? यस सर। एक ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फ्री है उसको कहेंगे रिड्यूसिंग, जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है। और जिसमें फ्री नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप उसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग, जैसे कॉमन में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। या एक होता है ट्रीहेलोज। अब कुछ डाइसैकेराइड्स के हैं, जैसे माल्टोज डाइसैकेराइड है। तो माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट्स का। अभी पढ़े हो कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड्स का बना होता है। दोनों मोनोसैकेराइड सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों बना हुआ है सिमिलर मोनोसैकेराइड्स का, और मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज। एक चीज याद रखना कि पहले पढ़े हो कि जितने प्रोटीन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स में, सब में अमीनो एसिड होता है एल फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट हमेशा पाया जाता है डी फॉर्म में। लिविंग ऑर्गेनिम्स में कार्बोहाइड्रेट हमेशा पाया जाता है डी फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज का पैकेट खरीदते होगे
तो उसमें डी ग्लूकोज लिखा रहता है, एल ग्लूकोज नहीं। तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब डी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डी ग्लूकोज, अब डी ग्लूकोज का दो फॉर्म हो सकता है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक के फर्स्ट पोजीशन से दूसरे के फोर्थ पोजीशन के बीच, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और माल्टोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड और by enzyme maltase to liberate the molecules of alpha D glucose। माल्टोज को तोड़ा जा सकता है या तो डाइल्यूट एसिड के द्वारा, या एक एंजाइम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम माल्टेज, तो इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो टूट जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स में। ठीक है? यस सर। जी सर। एक है सेलोबायोज, ये भी एक डाइसैकराइड है, ये भी माल्टोज के जैसा ही है, मतलब ये भी बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। अंतर सिर्फ है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज में बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सेलोबायोज बनता है जब सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, उसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो बदल जाता है सेलोबायोज में। तो सेलोबायोज इज फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। तो माल्टोज और सेलोबायोज दोनों आइडेंटिकल हैं स्ट्रक्चर में, दोनों डाइसैकेराइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के बने हुए हैं। अंतर है कि माल्टोज में दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और सेलोबायोज में बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, शुगर केन से मिलता है इसलिए इसको कहते हैं केन शुगर। एंड इट इज द शुगर ऑफ कॉमर्स, यही शुगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको यूज में लाया जाता है इसलिए इसका बिजनेस होता है। तो शुगर ऑफ कॉमर्स, जो इस्तेमाल में आया सामान आता है उसी का बिजनेस होता है, तो उसको कहते हैं शुगर ऑफ कॉमर्स। और ये प्रोड्यूस किया जाता है या तो केन शुगर के द्वारा या शुगर बीट के द्वारा। तो सुक्रोज और केन शुगर इज द शुगर ऑफ कॉमर्स मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन एंड शुगर बीट्स। अब सुक्रोज बना होता है, इसके जो दो सब यूनिट्स हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। माल्टोज में दोनों था ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और सुक्रोज में एक यूनिट होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज and beta D fructose. The two monosaccharides are held together by alpha 1 beta 2 glycosidic bond. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अल्फा 1 बीटा 2 का मतलब हुआ C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है? और अभी पढ़ा हो कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग कैसे है? तो द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हेंस सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, ग्लूकोज में रिड्यूसिंग ग्रुप हो गया एल्डोज और सॉरी एल्डिहाइड, ग्लूकोज का हो गया एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में हो गया कीटो ग्रुप। ये दोनों आपस में बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, और फ्री नहीं होने के कारण ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। The reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond, hence sucrose is a non-reducing sugar. बोलो समझे इसको? यस सर। सुक्रोज इज स्वीटर देन मोस्ट अदर कॉमन सुगर्स। यदि फ्रुक्टोज को छोड़ दिया जाए, फ्रुक्टोज सुक्रोज से भी ज्यादा स्वीट होता है, तो सुक्रोज और दूसरे सुगर्स की तुलना में ज्यादा स्वीट होता है। जैसे ग्लूकोज की तुलना में, लैक्टोज की तुलना में, माल्टोज की तुलना में ये स्वीटर होता है। अब देखो लैक्टोज को कॉमनली कहा जाता है मिल्क सुगर। लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, तो लैक्टोज इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क सुगर सिंस इट इज फाउंड इन मिल्क। और लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज held together by beta 1,4 glycosidic bond. ये बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, और दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल एंजाइम लैक्टेज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है, एंजाइम लैक्टेज है जो पाया जाता है इंटेस्टिन में, और टूटता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। 4 तरह का हो गया डाइसैक्राइड। माल्टोज हो गया, माल्टोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलोबायोज भी माल्टोज की तरह ही है, सिर्फ अंतर है कि बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रुक्टोज का, और दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए कि इसके जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं वो दोनों आपस में बॉन्डेड होते हैं, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का। तो गैलेक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, और दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज को तोड़ा जा सकता है बाय एन एंजाइम लैक्टेज जो पाया जाता है इंटेस्टाइन में। हो गया? अब देखो पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स हो गए, डाइसैकेराइड्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स। तो टर्म से ही जाहिर है, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना होगा उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स या सिंपली ग्लाइकन्स, पॉलीसैकेराइड को सिंपली ग्लाइकन्स कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स और देयर डेरिवेटिव्स held together by glycosidic bonds। बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना होता है पॉलीसैकेराइड, और उन मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। They are primarily concerned with two important functions:
स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इनका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है, एक तो स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा होता है स्टोरेज, फूड स्टोर करना। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, तो ये सब पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च और ग्लाइकोजेन का फंक्शन क्या है? फूड स्टोर करना। लेकिन सेलुलोज है, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन। यस सर। पॉलीसैकेराइड्स आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीमर्स हैं, ये दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, या तो लीनियर होंगे या ब्रांच्ड होंगे। और इसके अलावा जो दूसरे जो पॉलीमर्स हैं, जैसे प्रोटीन है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, डीएनए आरएनए है, ये सभी पॉलीमर्स हैं, ये सब अनब्रांच्ड होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ओनली लीनियर पॉलीमर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, जबकि प्रोटीन हमेशा लीनियर होता है, ये भी पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, ये भी पॉलीमर्स हैं, हमेशा लीनियर होते हैं, कभी भी ब्रांच नहीं होते हैं। The occurrence of branches in polysaccharides is due to the fact that glycosidic linkages can be formed at any one of the hydroxyl group of a monosaccharide. इसे ब्रांचिंग कैसे होती है? तो ये बना हुआ है, इसमें मोनोसैकेराइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ब्रांच निकल जाता है। अब पॉलीसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब हो गया जो एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है, एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स का। जैसे मान लो कि स्टार्च है, तो स्टार्च बना हुआ है सिर्फ ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इस तरह से। सेलुलोज भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, इनको कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जैसे ग्लूकन्स, ग्लूकन्स हो गए पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। फ्रुक्टोसन्स, ये पॉलीमर है फ्रुक्टोज के। ग्लूकोज के पॉलीमर को कहते हैं ग्लूकन्स, और फ्रुक्टोज के पॉलीमर को कहते हैं फ्रुक्टोसन्स। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो दो मतलब एक से ज्यादा तरह के मोनोसैकेराइड्स का जो बना होता है, उसको कहा जाता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बोलो, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स समझे अंतर? यस सर, समझे। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, starch is the carbohydrate reserve of plants, which is the most important dietary source for animals including man. Plants में जो स्टोरेज होता है फूड का, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च को कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में। इसलिए कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अभी पढ़े हो। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने के कारण वो केमिकली इनर्ट होता है, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो फ्लोएम के सिव ट्यूब से जब ट्रांसलोकेशन होता है सुक्रोज का, तो दूसरे किसी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ट्रांसलोकेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में।
इसलिए कि स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल होने के कारण ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। उसके कारण सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड का काम करता है। यस और स्टार्च रिजर्व फूड का काम करता है प्लांट में, और वही स्टार्च सोर्स होता है दूसरे जितने हेटेरोट्रॉप्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो starch is the carbohydrate reserve of plants, which is the most important dietary source for animals, including man. High content of starch is found in cereals, roots, tubers, vegetables. Cereals में, roots में, tubers में, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें हाई कंटेंट पाया जाता है स्टार्च का। और स्टार्च क्या है? होमोपॉलीमर है। और किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का। और ग्लूकोज पाया जाता है डी फॉर्म में, तो डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इनको कहा जाता है, स्टार्च को ग्लूकोसन या ग्लूकन कहते हैं। ग्लूकोसन या ग्लूकन। ग्लूकोज के पॉलीमर को कहते हैं ग्लूकोसन या ग्लूकन। स्टार्च इज ए होमोपॉलीमर composed of D-glucose units held by alpha glycosidic bonds. It is known as glucosan or glucan. बोलो। यस सर। अब कुछ देर में खत्म हो जाएगा, इसलिए जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम पढ़ा रहे हैं, और जैसे खत्म होगा तो समझ आना कि खत्म हो गया। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स। स्टार्च में 2 तरह के पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स होते हैं। एक वाटर सोल्यूबल एमाइलोज होता है। 2 तरह के कंपोनेंट हैं, एक एमाइलोज है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, इसका अमाउंट होता है 15 to 20%, और एमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85%। The starch consists of 2 polysaccharide components, water-soluble amylose 15 to 20% and a water-insoluble amylopectin 80 to 85%. समझे इसको? ये स्टार्च खुद पॉलीसैकेराइड है। इसमें 2 तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल एमाइलोज, उसके अमाउंट कम होता है, 15 to 20% होता है। और दूसरा इसका कंपोनेंट है, दूसरा पॉलीसैकेराइड है एमाइलोपेक्टिन, जो वाटर इनसोल्यूबल होता है, और इसका परसेंटेज होता है 80 to 85%। अब एमाइलोज क्या है? तो एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। एमाइलोज लॉन्ग चेन है, अनब्रांच्ड है, unbranched chain with 200 to 1000 D-glucose units held by alpha 1,4 glycosidic bonds. एमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड है, लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड है, अनब्रांच्ड है, और इसमें जो डी ग्लूकोज सब यूनिट्स हैं आपस में जुड़े होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और दूसरा हो गया एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच चेन। Amylopectin is a branch chain with alpha 1,4 glycosidic bonds at the branching points and alpha 1,4 glycosidic bonds everywhere else. Amylopectin एक branched chain polysaccharide है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और दूसरी जगह जहां पे ब्रांचिंग नहीं होती है वहां पे उसी तरह का, जिसमें एमाइलोज में जिस तरह का बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसी तरह का बनता है। ठीक है?
Yes, sir. Starch is hydrolyzed by amylase, आज तो कबाड़ दल का pancreatic और salivary. 2 दिन से कर उपवास है स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है एमाइलेज के द्वारा, जो पाया जाता है पैंक्रियाज में या सलाइवा में पाया जाता है, टू लिबरेट डेक्सट्रीन्स एंड फाइनली माल्टोज एंड ग्लूकोज यूनिट्स. स्टार्च टूटता है डेक्सट्रीन में, फिर डेक्सट्रीन टूटता है माल्टोज में, माल्टोज टूट जाता है ग्लूकोज में. कदम